बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं डेवलपमेंट ऑफ हुक्ड बार्स इन टेंशन को डिस्कस करूंगा और एसीआई कोड क्या हमें गाइडलाइंस देता है, कैसे हमने कैलकुलेट करनी है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ हुक्ड बार्स इन टेंशन। यानी सिंपली हम स्ट्रेट अवे कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि एल डी एच कितना होगा। इट इज़ इक्वल टू लार्जेस्ट ऑफ नंबर वन लार्जेस्ट ऑफ दीज थ्री। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन और ये हम जनरली यूज़ करेंगे, लेकिन ये आपको एडिशनली ये भी देखना है कि अगर 8 डीपी और 6 इंच इन यानी लार्जेस्ट ऑफ दीज थ्री। ठीक है जी, सिंपल। इसमें से ये दो फैक्टर्स आपको नए नज़र आ रहे हैं। बाकी साई ई आपको पता है, इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर है 0.75, आई एम सॉरी, इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर है 1.0 फॉर अनकोटेड बार या गैल्वनाइज्ड रीइंफोर्समेंट जो है उसके लिए 1.0। इपॉक्सी कोटेड बार के लिए हम इसको 1.2 लेते हैं। लेमडा लाइट वेट एग्रीगेट फैक्टर है, ये भी आपको पता है। सो ये दो चीज़ें आपको पता हैं। दो नई चीज़ें जो आ गई हैं, ये साई सी और साई आर, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पे डिस्कशन पे जाने से पहले ये ACI का फार्मूला जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने ACI से लिखा है। दिस इज़ फ्रॉम ACI कोड 318 से 318 2014 वर्जन से। ठीक है जी, ACI कोड के अंदर 90 डिग्री और 180 डिग्री इक्वली इफेक्टिव समझे जाते हैं। ठीक है जी, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री हुक्स इक्वल। ठीक है, इक्वल से मुराद ये कि दोनों के लिए यही एक्सप्रेशन है, बोथ आर कंसिडर्ड इक्वली इफेक्टिव। दोनों के अलग अलग ज़ाहिर प्रोविजन से वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इफेक्टिवली फार्मूला दोनों के लिए यही यूज़ किया जाएगा। अब मैं इन फैक्टर्स की तरफ आता हूँ जो ऊपर आपको फार्मूले में नज़र आ रहे हैं। मैं पहले सिंपल से अगेन स्टार्ट कर लेता हूँ। जो कुछ चीज़ें आपको पता हैं, सो लेट मी फर्स्ट मेंशन देम। लेमडा आपको पता है, इट इज़ लाइट वेट कंक्रीट फैक्टर, 1.0 फॉर नॉर्मल वेट कंक्रीट, 0.75 for a concrete mix with any lightweight aggregate. Next is psi E epoxy coating factor. Psi E is equal to 1.0 for uncoated or zinc coated galvanized reinforcement. The galvanized reinforcement means zinc coated reinforcement, equal to 1.2 for epoxy coated reinforcement. Next is psi C cover factor. C for cover. कवर फैक्टर को समझने के लिए पहले आप एक टर्मिनोलॉजीज, दो तीन टर्मिनोलॉजीज को समझिएगा, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको समझने के लिए आप इस फिगर को देखिएगा। मसलन हम एक बार को फोकस कर लेते हैं। मसलन हम इस बाहर वाली जो बार है, इस बार की मदद से इसको समझते हैं कि ये बार बीम से आ रही थी, यहाँ कॉलम में ख़त्म हो रही थी, डिसकंटिन्यूस एंड था कॉलम का, और ये बार हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पे हुक दे दिया, इसको 90 डिग्री हुक दे दिया। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैं कवर से रिलेटेड हैं, जो डिफरेंट नाम हम यूज़ करेंगे। एक को हम कहेंगे साइड कवर। पहले को हम साइड कवर पे समझ लेते हैं। साइड कवर क्या होता है? साइड कवर ये जो आपकी बार आ रही है, इस बार को कितना आप कवर दे रहे हैं ऑन दिस साइड। ठीक है, यानी बीम के अंदर नहीं, जहाँ ये हुक है। हुक तो कहाँ है? हुक तो इस जॉइंट के अंदर है, कॉलम के अंदर जॉइंट हुक दिया हुआ है ना। बीम के अंदर तो ये बार स्ट्रेट आ रही थी। बीम के अंदर देखो, अगर आप इस बार को क्रॉस सेक्शन में देखें, बीम में, मैं पहले बीम के अंदर आपको दिखाता हूँ कि ये बीम में क्रॉस सेक्शन में आपको ये बार, लेट से ऊपर वाली ये बार, इनमें से कोई एक बार, लेट से ये बार थी, तो इस बार को कितना क्लियर कवर मिल रहा था? ये जो साइड कवर है, ये साइड कवर, अगर बीम और कॉलम, मतलब कि इसको आप साइड कवर बोलते हैं, यू नो दिस। लेकिन कॉलम के अंदर आके इसको साइड कवर डिफरेंट हो सकता है अगर बीम और कॉलम की डायमेंशंस डिफरेंट हैं, और यस, अगर बीम और कॉलम की डायमेंशंस डिफरेंट है, ये ठीक है। अगर ये डायमेंशन बीम की विड्थ और कॉलम की विड्थ डिफरेंट है, तो फिर तो हमें बेसिकली कॉलम के अंदर देखना है कि कॉलम में जहाँ पे हुक हमने दिया हुआ है, ये इसको कितना कवर मिल रहा है, इस बार को। ये है इसका साइड कवर। ठीक है, साइड कवर आपको समझ आ गई। इसी तरह दूसरी साइड पे भी कॉलम का जो एंड होगा, इधर से जो फेस होगा, उस तक का डिस्टेंस वो भी साइड कवर है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें क्रिटिकल दूसरी साइड का जो डिस्टेंस है, वही इसका बाहर वाली बार जो हुक है, उसके लिए वो वाला डिस्टेंस है। और अगर हम बात कर रहे होते इस बार की, ये जो बार है, इस बार की बात कर रहे होते, तो इधर वाला जो डिस्टेंस बनता साइड से, दैट वुड हैव बीन, यानी इस वाले फेस से कॉलम के वो स्मॉलर डिस्टेंस बनता, और हम उसको कंसिडर कर रहे होते कि वो कितना है।
सो साइड कवर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई। इस साइड कवर को समटाइम्स हम कहते हैं ये जो आ रही है ना आपके बार और फिर यहाँ के बेंड हो रही है, तो ये बेसिकली इस प्लेन के अंदर है ना। इस प्लेन में अगर मैं इस प्लेन अभी मैं इसको ड्रॉ तो कुछ इस तरह से नहीं कर पा रहा कि मैंने इस प्लेन के अंदर है ये, ठीक है। बार का प्लेन ये है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में चल रही है और इस डायरेक्शन में, ये इसके अंदर इस प्लेन के अंदर ये बार कंटेन्ड है। तो ये जो साइड कवर है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस है साइड कवर, ठीक है। यानी ये जो साइड कवर है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दी हुक है या बार बीइंग डेवलप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और डिस्टेंस है जिसको फॉर एग्जांपल मैं एक डिफरेंट कलर से शो कर लेता हूँ, ब्लू में शो कर लेता हूँ। वो डिस्टेंस है ये टेल के पीछे कितनी कंक्रीट आपकी अवेलेबल है, ठीक है। टेल के पीछे आपके पास कितनी कंक्रीट अवेलेबल है, ये है दूसरा वो डिस्टेंस, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे कुछ देख सकूँ, जैसे ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितना अवेलेबल है, ये इसको हम कह सकते हैं कवर ऑन द बैक ऑफ द टेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में इस साइज सी के अंदर यूज करूंगा कवर फैक्टर को समझाने के लिए। तो साइड कवर आपको समझ आ गया और कवर ऑन द बैक ऑफ द टेल एक्सटेंशन ये भी आपको समझ आ गया। अब साइज सी की किस केस में क्या वैल्यू लेनी है मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। सो हमारे पास दो तरह के हुक्स हो सकते हैं, दो तरह के, यानी या 180 डिग्री हुक की हम बात कर रहे होंगे या फिर हम 90 डिग्री हुक की बात कर रहे होंगे। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट 180 डिग्री हुक, ठीक है जी। 180 डिग्री हुक के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम 90 डिग्री हुक के लिए डिस्कस कर लेते हैं। 180 डिग्री हुक से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं? 180 डिग्री हुक से रिलेटेड ये है कि आप इसकी साइज सी की वैल्यू, बेसिकली तो साइज सी की वैल्यूज डिस्कस कर रहे हैं ना। साइज सी की वैल्यू हम लेंगे 0.7 अगर ये कंडीशंस मीट हो रही हो। क्या कंडीशंस मीट हो रही हो? नंबर 11 एंड स्मॉलर बार हो, नंबर 11 एंड स्मॉलर बार, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी जो साइड कवर है, आपका साइड कवर जो आपके पास मौजूद है वो एक्सीड कर रहा हो 2.5 या एटलीस्ट 2.5 इंच के इक्वल हो, 2.5 इंच के इक्वल, तो फिर हम इसको 0.7 लेंगे, अदरवाइज इक्वल टू 1.0 अदरवाइज। यानी इनमें से ऊपर जो भी बात हुई है मेंशन, उनमें से कोई एक बात भी मीट ना कर रही हो तो हम इसको 1.0 लेंगे। मसलन बार अगर नंबर 11 से बड़ी हो, 14 नंबर 14 हो जाए या नंबर 18 हो जाए तो हम इसको 1.0 लेंगे। साइड कवर अगर 2.5 इंच से छोटा हो जाए तो हम इसको 1.0 लेंगे। साइड कवर मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि साइड कवर क्या चीज़ है, ठीक हो गया। ये 180 डिग्री हुक की बात होगी। नेक्स्ट इज 90 डिग्री हुक। कि 90 डिग्री हुक में हम इसकी क्या वैल्यूज कंसिडर करेंगे। 90 डिग्री हुक के अंदर अगेन मैं पहले ये मेंशन कर लेता हूँ कि साइज सी की वैल्यू 0.7 हम लेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कौन कौन सी कंडीशन? बार जो है वो नंबर 11 या स्मॉलर हो, ठीक है। इससे बड़ी बार होगी तो 0.7 नहीं ले सकते। और क्या कंडीशंस हैं इस 0.7 वैल्यू लेने के लिए? आपकी जो साइड कवर है वो 2.5 इंच से ग्रेटर हो। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो कवर ऑन द बैक ऑफ द टेल एक्सटेंशन है, कवर ऑन द बैक ऑफ द टेल एक्सटेंशन है, ये कवर भी आपका होना चाहिए इक्वल टू और ग्रेटर देन 2.0 इंच। अगर ये कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी मीट नहीं हो रही है तो यू विल टेक साइज सी इक्वल टू 1.0 अदरवाइज, ठीक है। उनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर मीट नहीं हो रही है तो यू विल टेक साइज सी इक्वल टू 1.0। नेक्स्ट इज साई आर, कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट फैक्टर। इसको समझने के लिए भी पहले मैं कुछ टर्म्स आपको दिखाऊंगा, कुछ फिगर्स दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा ये टर्म्स। सो लेट्स लुक एट सम फिगर्स। सो नेक्स्ट इज कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट फैक्टर। कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट फैक्टर के लिए आप इस फिगर को देखिएगा,
इसमें ये बार इधर से आ रही थी और जो इसका LDH वाली लेंथ थी इसके अंदर इसमें स्टिरअप्स दी गई थी। ये जॉइंट के अंदर आपको, यानी जैसे आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, जैसे ये आपको बार नज़र आ रही है, ये बार अंदर बाहर तो उस तरह से आ रही थी। यहाँ पे हमने हुक कर दिया है। ये जो रीजन है स्ट्रेट रीजन विद इन द कॉलम के अंदर, जहाँ पे वो LDH वाला पार्ट बेसिकली यहाँ से लेके उस तरफ जो लेंथ है उसके अंदर, यानी जो यहाँ पे तो उसका FY डेवलप होना है ना, तो इससे इस तरफ हमें वो लेंथ प्रोवाइड करनी थी। ये जो स्ट्रेट लेंथ अवेलेबल है LDH की, यानी यहाँ पे यहाँ पर अगर हम इसको स्टिरअप्स डाल देते, जैसे आपको ये स्टिरअप्स बाहर नज़र आ रही हैं, इस तरह से अगर इसको यहाँ स्टिरअप्स डाली गई हों तो उस केस में जैसे ये आपको फिगर इस तरह की नज़र आएगी, ये वाली फिगर जिस तरह से, यानी ये स्टिरअप्स हैं, वर्टिकल स्टिरअप्स डाल दी गई हैं उसी बार में जो कॉलम के अंदर आ रही है बीम की तरफ से, फ्लेक्चर बार टॉप वाली। इसको जिस तरह से अगर ये स्टिरअप्स प्रोवाइड की गई हों और उसमें ये बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की रिक्वायरमेंट्स है ये वाली, अगर जो स्टिरअप्स की स्पेसिंग है वो 3 dB से कम हो, जो बार का डायमीटर है उसके 3 टाइम्स जो डिस्टेंस बनता है 3 dB से, अगर ये स्पेसिंग कम हो, यानी बाई टाइट स्पेसिंग बन जाएगी ये, और फर्स्ट जो स्टिरअप है वो यानी इस टेल की बाहर वाली साइड से लेके विद इन 2 dB डिस्टेंस प्लेस किया गया, यानी पहली जो स्टिरअप हम प्लेस करें वो 2 dB से ज़्यादा डिस्टेंस पे ना हो, और उसके बाद लेटर ऑन यूनिफॉर्म स्पेसिंग 3 dB की थ्रू आउट LDH प्रोवाइड की गई हो, जितनी आपके LDH की वैल्यू है। तो फिर हम या तो इस तरह से किया गया हो, ठीक है, या तो इस तरह से किया गया हो, या फिर बेंड करने के बाद, यानी इस रीजन में जहां आपकी टेल है, जहां बार की टेल आ रही है, उस टेल के अलोंग, अभी इनको हम स्टिरअप्स का वर्ड बेहतर यूज करते हैं, टाइज का वर्ड बेहतर यूज करते हैं, आल तो आप चाहें तो स्टिरअप्स कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये हम इसके लिए, चूंकि ये कॉलम के अंदर आ जाएंगी ना, जिस तरह कॉलम की बार है उसके अंदर आप ऐसे स्टिरअप्स टाइज डालते हैं, तो ये उस तरह से उसकी तरह की ये आपको लगेंगे, जैसे आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, जैसे ये स्टिरअप्स हैं, ये वाली स्टिरअप्स, ठीक है, इफ आई कैन शो यू, ये जो स्टिरअप्स चल रही हैं, ठीक है, एक ये स्टिरअप आपको नज़र आ रही है, एक और भी इसी लेवल पे एक और स्टिरअप इस तरह से भी डाली गई है, टाई आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइज एक ही जगह पे लगाई गई हैं, टाइज हैं, टाइज का डिज़ाइन कॉलम के अंदर हम पढ़ते होते हैं। बहरहाल इस तरह से नेक्स्ट फिर यानी ये इसकी स्पेसिंग चल रही है S, दूसरी ऊपर ये थी, इसके नीचे ये, और फिर ये, ठीक है, ये S डिस्टेंस के ऊपर यानी स्पेसिंग इनकी, ये जो स्पेसिंग है अगर ये 3 dB से कम हो, यानी या तो इस तरह से LDH के अलोंग, या तो LDH के अलोंग आप इसको इस तरह से स्टिरअप्स या कोई कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट, टाइज हो या स्टिरअप, ये कन्फाइनिंग के तौर पे काम करती हैं, या फिर टेल के अंदर हम डाल दें कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट और उनकी ये स्पेसिंग रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हो। सो अभी हम बात करते हैं साई आर की वैल्यूज़ की, कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट फैक्टर की वैल्यूज़ की। तो साई आर की वैल्यू हम लेंगे, सॉरी, साई आर विल बी टेकन इक्वल टू 0.8, ठीक है। ये पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ 90 डिग्री हुक के लिए, ठीक है, 90 डिग्री हुक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि साई आर इज टेकन इक्वल टू 0.8 इफ दीज आर सेटिस्फाइड, नंबर 1। सो अगर ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, बार जो है वो नंबर 11 आर स्मॉलर बार हो, पहली कंडीशन, ये तो सादा सी कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि या ये वाली चीज़ सेटिस्फाइड हो या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हम साई आर इक्वल टू 0.8 लेंगे, यानी नंबर 1 ये तो ज़रूरी है ही, नंबर 11 एंड स्मॉलर बार होना चाहिए, और इन दो में से जो आपको नजर आ रही है, इन दो में से एक चीज़ पूरी होनी चाहिए, ठीक है, या तो इधर LDH के अलॉन्ग टाइज ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, और या फिर टेल के अलॉन्ग ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर ऊपर 1 और 2 में से कोई एक कंडीशन में भी मिसिंग हो, यानी बार या नंबर 11 एंड स्मॉलर से बड़ी हो, नहीं 14 या हो जाए या 18 हो जाए, नंबर 14 या नंबर 18 हो जाए, या फिर इनमें से कोई एक कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी ना हो रही हो, तो फिर हम कहेंगे कि इन दैट केस साई आर इज इक्वल टू 1.0 अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज से मुराद अगर ऊपर वाली कंडीशंस पूरी ना हो रही हो।
ये तो 90 डिग्री हुक की हमने बात कर ली है। अगर 180 डिग्री हुक हो तो फिर उसमें क्या चीज़ें देखी जाएंगी। 180 डिग्री हुक में चूंकि टेल तो नहीं उस तरह से लंबी होती, थोड़ी सी एक एक्सटेंशन होती है, तो लिहाजा उसमें ये वाली सिचुएशन तो नहीं हो सकती। उसके अंदर ये पहली वाली सिचुएशन ही हो सकती है। तो अगर उसके अंदर मैं इस ऊपर वाले को जो कंडीशंस हैं 2 में, इसको मैं ए और बी कह देता हूँ, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक पूरी हो, ये मेरी ए कंडीशन है, ये मेरी बी वाली कंडीशन है। 180 डिग्री हुक के लिए रिक्वायरमेंट ये क्या है, साई आर इज टेकन इक्वल टू 0.8 इफ नंबर 1, if number 1 bar number 11 आर स्मॉलर हो, सेकंड ये है कि ऊपर जो ए में कंडीशन दी गई है वो पूरी हो बस, ठीक है। ये यहाँ पे एंड है, ठीक है। पहली कंडीशन भी और सेकंड कंडीशन भी पूरी हो तो साई आर विल बी टेकन इक्वल टू 0.8, अदरवाइज साई आर विल बी टेकन इक्वल टू 1.0। अदरवाइज से मुराद या बार नंबर 11 से बड़ी हो जाए, या फिर जो ए में कंडीशन बताई गई है यानी ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही तो फिर हम साई आर इक्वल टू 1.0 ले लेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम ये कह रहे हैं साई आर की 1 से छोटी वैल्यू ली जा सकती है। इसका मतलब ये कि इससे हमारी एंकरेज इम्प्रूव हो जाती है। अगर ये जो हमने कंडीशंस मेंशन कर रहे हैं, कहीं पे कन्फाइनिंग की कंडीशन मेंशन कर रहे हैं, कहीं पे वो साइड कवर और कवर ऑन द बैक ऑफ द टेल की हम कंडीशन मेंशन कर रहे हैं। बेसिकली अगर साइड कवर बड़ा हो आपके पास टेल के, अगर 90 डिग्री हुक की बात करूं, ऊपर जो हमने साइज सी के अंदर फैक्टर्स डिस्कस कर दिए, अगर वो साइड कवर बड़ा हो, टेल एक्सटेंशन के पीछे जो कवर है वो बड़ा हो, तो इस बड़े कवर का फ़ायदा ये होता है कि आपको कंक्रीट जो है वो इजीली, यानी कंक्रीट की एबिलिटी टू रेजिस्ट दोज स्ट्रेसेस बढ़ जाती हैं। और इसी तरह से अगर आपको इसको कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट डालते जाएं इस एलडीएच के अंदर और या फिर इस 90 डिग्री हुक के केस में टेल के अंदर भी, तो उससे उसकी एबिलिटी टू रेजिस्ट दो स्ट्रेसेस इंप्रूव हो जाती हैं। इस वजह से कंक्रीट हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होता है एलडीएच का, वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस छोटा हो जाता है, क्योंकि हमारी कंक्रीट काइंड ऑफ बेहतर परफॉर्म करती है व्हेन दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो एलडीएच की छोटी वैल्यूज लेस देन 1, सॉरी एलडीएच की कह रहा हूँ, साइज सी और साई आर की लेस देन 1 वैल्यूज पॉसिबल होंगी अगर फेवरेबल कंडीशंस हो। अगर फेवरेबल जो नीचे कंडीशन डिस्कस कर दी है, ठीक, अगर ना हो तो फिर ये 1 ली जाएंगी। और स्पेशली साई आर की जो वैल्यूज हैं ये बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की, जो हमने डिस्कस कर दी है, ये वाली स्टिरप्स की जो स्पेसिंग, ये टाइल्स की स्पेसिंग, ये बड़ी मुश्किल से पूरी होंगी। स्पेशली आप इनको पूरा करने के लिए डाल रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली इतनी टाइट स्पेसिंग नहीं यूज़ की जाती। ये जॉइंट डिटेलिंग से रिलेटेड एक चीज़ है जो बहरहाल मैं चाह रहा था आपके सामने रख लूँ इसको। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं इस पैराग्राफ के अंदर आपको क्विकली हाईलाइट कर देता हूँ। वो एक्सेप्शंस ये हैं कि इन्हें ऊपर जो हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, ये फैक्टर्स ये तो ठीक है जनरल हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें वो अप्लाई नहीं होंगे। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? SA code states that for bars being developed by a standard hook at discontinuous ends of members with both word is important, with both side cover and top or bottom cover over a hook of less than 2.5 inch, the hooked bar shall be enclosed within ties or stirrups perpendicular to the bar being developed, spaced not greater than 3 dB along the development length of the hook LDH। ये है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैंने आपके सामने रीड कर लिया है। कोड ये कह रहा है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में आपको कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइज आर स्टिरप्स लाजमी डालनी पड़ेंगी LDH लेंथ के अलोंग, जितनी LDH लेंथ आपको रिक्वायर्ड है, यानी उनमें मस्ट है कि आप LDH लेंथ प्रोवाइड कर दें। और उन टाइज और स्टिरप्स के बारे में मेंशन है कि उनकी स्पेसिंग मैक्सिमम ऑफ 3 dB रख सकते हैं अलोंग द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द हुक। LDH के अलोंग आप इसको प्रोवाइड करेंगे, यानी ऊपर ये जो ये वाला जो है इसके अलोंग आप प्रोवाइड करेंगे। अगर ये किस सूरत में आपको लाजमी करना पड़ेगा? अगर ये बात हो कि जो बार आप डेवलप कर रहे हैं स्टैंडर्ड हुक के ज़रिए से, यानी जिस बार को आप हुक कर रहे हैं
वो एक डिसकंटिन्यूस एंड्स ऑफ मेंबर हो, यानी कंडीशंस अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं, स्पेशल जो कुछ कंडीशंस हैं वो ये हैं कि नंबर वन ये है कि डिसकंटिन्यूस एंड हो, डिसकंटिन्यूस एंड्स यानी ये जॉइंट होगा बेसिकली, डिसकंटिन्यू जॉइंट नहीं बस डिसकंटिन्यूस एंड, सॉरी, डिसकंटिन्यूस एंड हो किसी मेंबर का, और उस मेंबर के अंदर बोथ यानी साइड कवर लेस देन 2.5 इंचेस हो, एंड, ठीक है, एंड का वर्ड इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि बोथ लिखा हुआ है, एंड जो टॉप और बॉटम कवर है, टॉप और बॉटम कवर वो भी लेस देन 2.5 इंच हो। अगर ये दोनों बातें हों और मेंबर का एंड भी डिसकंटिन्यूस एंड हो, तो फिर हमें यू नीड टू प्रोवाइड stirrups or ties along LDH with S max, यहाँ लिख लेते हैं, with S max not exceeding, with S max equal to 3 dB, यानी मैक्सिमम स्पेसिंग 3 dB आप इसको रखते हुए आप स्टिरअप्स या टाइज अलॉन्ग LDH प्रोवाइड करेंगे। इसको आगे जाके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है, ये जो आगे लिखा हुआ है इन दिस केस। अच्छा, अगर ये एक बात हो, यानी ये डिसकंटिन्यूस एंड हो और साइड कवर और टॉप और बॉटम कवर, साइड कवर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं टॉप और बॉटम कवर का भी आपको इसमें बता देता हूँ। साइड कवर तो आपका ये था, ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, ये इस तरफ और इस तरफ, और टॉप और बॉटम कवर ये ऊपर से जो आपको टॉप से, क्योंकि ये बार ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब ऊपर के सरफेस के करीब है, तो जाहिर है इसका टॉप कवर छोटा बनेगा, नीचे से तो जाहिर है बहुत ज़्यादा कंक्रीट इसको अवेलेबल है। तो अगर ऐसा हो तो फिर आप ये ऐसा करेंगे, यानी फिर आप ये कंडीशन जो है वो आपको अप्लाई करनी पड़े, फिर आपको ये कंडीशंस लाजमी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। देन यू मस्ट प्रोवाइड दीज stirrups or ties along LDH with S max equal to 3 dB। इसमें कौन कौन सी सिचुएशंस इसके अंदर उसके ऊपर ये बातें फिट आती हैं। इट अप्लाइज, अच्छा, अगर एक तो ये हो गया ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर आप ऊपर जो हमने फैक्टर्स लिए थे, ये जो फैक्टर्स की जो हमने डिस्कशन कर ली है, ये साई आर की वैल्यू भी आप 1.0 लेंगे, ठीक है जी। अगर आपका जो मैंने कंडीशन डिस्कस कर दिया, डिसकंटिन्यूस एंड हो और साइड एंड टॉप और बॉटम कवर दोनों 2.5 इंच से कम हो, तो फिर आप साई आर की वैल्यू भी 1 लेंगे और कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट भी आप ज़्यादा डालेंगे, यानी एस मैक्स इक्वल टू 3 dB पे आप प्रोवाइड करेंगे। यानी फिर आप इसकी वजह से जो आप फैक्टर 0.8 पहले ले रहे थे वो नहीं लेंगे, बल्कि 1 ही लेंगे। सेम गोज फॉर साइज सी, ठीक हो गया। ये कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी? इन दिस अप्लाइज एट द एंड्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स, पर्टिकुलरली इफ दीज आर डीप बीम्स। और सिंपली सपोर्टेड बीम में बेसिकली क्या होगा कि लेट्स से हम मैसनरी वॉल एक शो कर लेते हैं, इधर भी और एक इधर भी, और उसके ऊपर आपकी अगर बीम लेट्स से पड़ी हुई है, तो अब उस बीम में क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस बार को जो फ्लेक्चर में आपने दी है, इसको जो स्ट्रेट लेंथ अवेलेबल हो फॉर वच एवर रीज़न, मे बी जो भी रीज़न है, अगर तो स्ट्रेट लेंथ पूरी है, आपको जितनी लेंथ चाहिए स्ट्रेट वो पूरी आपको अवेलेबल है, तो फिर तो आपको उसको हुक देने की सिरे से ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो स्ट्रेट बार इनसफिशिएंट हो और आपको हुक देना पड़ रहा हो, तो लेट्स से आप इसको यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का हुक दे रहे हो, तो इस केस में अगर ये अब है तो डिसकंटिन्यूस एंड, ये बात तो ठीक हो गई। साइड कवर लेस देन 2.5 इंच हो और बॉटम टॉप और बॉटम कवर वो भी 2.5 इंच से कम हो, यानी वो जो साइड कवर है वो तो इस इनटू द स्क्रीन या आउट ऑफ द स्क्रीन डिस्टेंस होगा, जो कि मैं आपको इस वक्त यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन साइड कवर भी लेस देन 2.5 इंच हो और टॉप और बॉटम कवर भी लेस देन 2.5 इंच, यानी ये वाला जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, अगर ये डिस्टेंस भी 2.5 इंच से कम है, यानी नीचे से बॉटम से वाला कवर,
तो फिर आप इस डिस्टेंस, तो फिर आप इसको क्या लेंगे, इसके अंदर ये कंडीशंस, ये वाली आपको कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी. यू विल हैव टू प्रोवाइड स्टिरअप्स एट एस मैक्स ऑफ 3 dB इन दिस लेंथ, जितनी लेंथ की एल डी एच बनेगी. ठीक है, यहाँ से लेकर जितनी लेंथ भी एल डी एच बनेगी उसमें फिर आपको ये डालना पड़ेगा. ये शेयर रीइंफोर्समेंट के तौर पे नहीं यूज़ होगी, ये एज कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट फॉर बार यूज़ होगी टू इम्प्रूव द एंकरेज बेसिकली. ठीक हो गया. लेकिन अगर ये मसलन एक फ्रेम हो, यानी बीम एक, ये तो मैसनरी वॉल की मैंने बात कर दी, लेकिन अगर ये कॉलम होता तो उस केस में ये कंडीशन क्यों मीट ना होती? क्योंकि अगर ये कॉलम हो, जैसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जैसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, अगर ये कॉलम हो तो कॉलम के अंदर अगर आप देखें तो कॉलम ऊपर भी कंटिन्यूस जा रहा है, नीचे भी सॉरी कंटिन्यूस जा रहा है. तो जाहिर है कॉलम के अंदर तो ये हो ही नहीं सकता कि ऊपर तो बहुत ज़्यादा कंक्रीट पड़ी हुई है, तो बहुत बड़ा इसको समझ ले, प्रैक्टिकली आप कह लें कि इनफाइनाइट कवर, इसको 8-10 फुट का कम से कम कवर अगर एक भी स्टोरी ऊपर है तो इसको मिल रहा होगा. तो डेफिनेटली ये जो टॉप कवर वाली कंडीशन है ये पूरी नहीं होगी. तो अगर बीम जो है वो कॉलम के अंदर फ्रेम कर रहा है, भले वो एक्सटीरियर एंड यानी डिसकंटिन्यूअस एंड ही क्यों ना हो, तो चूंकि टॉप कवर बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए बीम के अंदर बात नहीं हो रही है. जो जहाँ पे आप उसको हुक दे रहे हैं, जहाँ पे कॉलम के अंदर वो एंटर हो जाते हैं, उसकी बात हो रही है. वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कवर, उसको ऊपर भी कॉलम को ऊपर कंक्रीट काफ़ी बहुत ज़्यादा हाइट तक वो गई हुई है, कंक्रीट आपके पास पड़ी हुई है, और नीचे भी 8-10 फुट 12 फुट आपके पास कंक्रीट अवेलेबल है. तो लिहाजा ये जो सेकंड हमने कंडीशन डिस्कस कर दी है वो पूरी नहीं हो पाती. यानी साइड कवर तो हो सकते हैं 2.5 इंच से कम रह जाए, लेकिन टॉप या बॉटम कवर जो है वो 2.5 इंच से कम हो जाए, ये पॉसिबल शायद, बल्कि नहीं है, किसी सूरत पॉसिबल नहीं है फ्रेम के केस में. हाँ, अगर लास्ट स्टोरी है तो फिर उस केस पे पॉसिबल है कि टॉप कवर भी नीचे 2.5 से नीचे हो जाए. बहरहाल आमतौर पे ये पॉसिबल नहीं है, यानी फ्रेम के केस में पॉसिबल नहीं है. अगर कॉलम बीम जो सिंपली सपोर्टेड है उस केस में हो सकता है, क्योंकि कंक्रीट तो फिर उधर ही है ना, फिर तो ये उधर ही होगी. जैसे मतलब नीचे तो मैसनरी वॉल है, वो तो इसको कवर नहीं देगा ना. इसी तरह ऊपर से भी ये फ्री होगा. अच्छा, फ्री एंड्स ऑफ कैंटिलीवर, मतलब एक कैंटिलीवर बीम है, जैसे ये किसी जगह से कैंटिलीवर बीम निकल रही है, और मैं अभी इसको, ठीक है, ये सपोर्ट है फिक्स्ड और ये कैंटिलीवर बीम है, ये इसका फ्री एंड है. अब यहाँ पे लेट्स से जो टॉप में आपने रिइंफोर्समेंट डाली होगी, अगर तो उसकी जो अवेलेबल स्ट्रेट लेंथ है वो एल डी, जो एल डी इस बार के लिए, स्ट्रेट बार के लिए रिक्वायर्ड है, अगर वो डिस्टेंस उससे ज़्यादा आपके पास लेंथ अवेलेबल हो बार की, तो फिर तो मतलब की ज़रूरत ही नहीं है ना हुक करने की. लेकिन अगर ये लेंथ छोटी हो और आपको इस बार को यहाँ पे एंकरेज के लिए हुक देना पड़ रहा हो, आपको एल डी एच के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा हो, तो अब ये जो आप प्रोवाइड करेंगे हुक एंकरेज जो आपने डाली होगी यहाँ पे हुक बार, इस बार के लिए अब वो प्रोविजंस अप्लाई होने की चांसेस हैं. यानी चांसेस होने से मुराद है कि ये डिसकंटिन्यूस एंड, ऑफ कोर्स ये फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर है, ये इसका डिसकंटिन्यूस एंड तो है ही. और अगर ये जो कवर वाली कंडीशन है, साइड कवर और टॉप और बॉटम कवर ये 2.5 इंच से लेस हो, तो फिर आपको ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी. यू विल हैव टू प्रोवाइड स्टिरअप्स एट टाइज अलोंग LDH विद S max equal to 3 dB. सो और दूसरा और इस तरह की अगर कोई सिचुएशन अराइज करते हैं तो आप इसको अप्लाई करेंगे. स्लैब के केस में ये अप्लाई इसलिए नहीं हो पाता, मसलन एक स्लैब है वो मैसनरी वॉल के ऊपर पड़ी हुई है, तो स्लैब में साइड कवर बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से आपको मिल रहा होगा, तो लिहाजा वहाँ भी ये वहाँ भी ये कंडीशन सेट मीट नहीं होगी, उसके ऊपर भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी.